तो बच्चों लोग, हम लोग क्या करेंगे आज, थोड़ा एनसीईआरटी का रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक का। तो अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, तो जितना भी आपका चैप्टर्स है मतलब पी ब्लॉक में, उसका हम लोग टेबल सब स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग थोड़ा सा आज एनसीईआरटी का तो एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं टेबल्स के थ्रू। तो हम आज के सेशन से क्या काम करेंगे कि एनसीईआरटी का लाइंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बस लिखा हुआ लाइंस में। ठीक है, तो उसको तो हम लोग कवर कर लेते हैं आज। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग मूव करेंगे ग्रुप 18 पे। किसे मूव करेंगे? ग्रुप 18 पे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दोगे, जब हम ग्रुप 18 का बात कर रहे हैं तो ध्यान देना बच्चों लोग। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ग्रुप 18 में एलिमेंट्स का क्या होता है आपको पता है। हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है। ये आपका ये इतना सारा नोबल गैसेस होता है। ठीक है, और क्या बोला हुआ है कि ये सब क्या होता है, केमिकली इनॉट होता है, केमिकली अनरिएक्टिव होता है। क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, फिल्ड होता है। ठीक है, तो चूंकि ये केमिकली अनरिएक्टिव होता है तो क्या होता है, ये बहुत कम ही कंपाउंड बनाएगा या फिर कंपाउंड नहीं बनाता है। ठीक है, यानी इसके पास रिएक्ट करने का टेंडेंसी क्या होता नहीं होता है, यानी क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। तो अगर ये रिएक्ट नहीं करेगा तो इसको हम बोलते हैं नोबल, इसलिए इसको बोला गया है नोबल गैसेस। ठीक है, अब क्या है, ऑलमोस्ट सारा जो नोबल गैसेस होता है आपके एटमॉस्फेयर में ऑकर करता है, एक्सेप्ट क्या है, रेडन। यानी रेडन को छोड़ दें तो बाकी सारा क्या है, बाकी सारा आपका एटमॉस्फेयर में क्या करता है, ऑकर करता है। रेडन ऑकर नहीं करता। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका कॉम्पिटिशन में आ सकता है लाइन, ये ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, अब ध्यान देना, उनका जो एटमॉस्फेरिक अबंडेंस होता है वो 1% से कम होता है बाय वॉल्यूम। ठीक है, जिसमें सबसे मेजर पोर्शन किसका होता है, आर्गन का होता है। तो आर्गन क्या होता है, सबसे मेजर कंपोनेंट होता है। ठीक, अब देखो कि हीलियम और जो नियन बोला गया है वो क्या होता है, कभी कभी आपके मिनरल के अंदर पाया जाता है। यानी कुछ और या मिनरल आपके पास होता है जिसका ओरिजिन क्या होता है, रेडियोएक्टिव। तो मिनरल ऑफ रेडियोएक्टिव ओरिजिन, उसके अंदर जैसे एग्जांपल है पिच ब्लेंड है, मोनाजाइट। ठीक है, इन सब के अंदर भी क्या होगा, आपको हीलियम और नियन मिल सकता है। हीलियम और नियन मिल सकता है, कैसा होगा, तो जैसे एग्जांपल दो यहाँ पे। ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जब रेडियोएक्टिव एलिमेंट जब डीके करता है ना, डीके करता है तो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, तो कभी कभी रेडियोएक्टिव डीके से भी आपका हीलियम ये सब मिल सकता है आपको। अल्टीमेटली हीलियम पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल में अगर दो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे ना तो बन जाएगा हीलियम। यानी हीलियम से अगर आप दो इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो क्या बनता है, अल्फा पार्टिकल बनता है। हीलियम से अगर दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे तो क्या बनेगा, अल्फा पार्टिकल बनता है। ठीक, और आपको पता है कि बहुत सारा डीके में अल्फा पार्टिकल निकलता है, बहुत सारा न्यूक्लियर डीके में अल्फा पार्टिकल निकलता है। ठीक है, तो उस अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अब ध्यान देना, जो कॉमर्शियल सोर्स होता है, तो मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेचुरल गैस हीलियम का सबसे ज्यादा कॉमर्शियल सोर्स होता है, मेन होता है। ठीक, अगला बात करते हैं लोग जेनन रेडन। तो जेनन रेडन क्या होता है, ये रेयरेस्ट होता है। तो इस ग्रुप में सबसे रेयरेस्ट क्या होगा, तो जेनन रेडन, उसमें सबसे रेयरेस्ट क्या होगा, रेडन होगा। ठीक है, रेडन आपको कैसे मिलता है, तो ये बताया गया है कि रेडियम, एक एलिमेंट रेडियम होता है, रेडियम जब डिके करेगा तो एक अल्फा पार्टिकल इमिट करता है और रेडन को बनाता है। ठीक है, यानी रेडियम जब डिके करेगा तो आपका रेडन बनेगा। आपका क्या बनेगा, आपका चलो रेडन बनेगा। ठीक, और क्या बनेगा, रेडन बनने के बाद क्या बनेगा चलो, और आपके पास एक अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हीलियम के। तो ये आप सोच सकते हो, इस तरह आपको रेडन आपको मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 18 इज नोन एज नोबल गैस। तो इसका रीजन बोला गया है, तो आप क्या बोलोगे, तो यहाँ समझाया हुआ है कि ग्रुप 18 का जो भी होता है उनका वैलेंस सेल यानी आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, फुल्ली फिल होता है। अब फुल्ली फिल होता है तो उसके पास नए इलेक्ट्रॉन लूज करने का मन करता है उसको, और नए इलेक्ट्रॉन गेन करने का मन करता है। अल्टीमेटली एलिमेंट कैसा रिएक्ट करता है, तो आइदर लूज करके इलेक्ट्रॉन या तो फिर गेन करके। तो अगर उसके पास फुल्ली फिल्ड रहेगा आउटर मोस्ट सेल तो ना ही लूज करेगा और ना ही क्या होगा, ना ही गेन करना चाहेगा और ना ही शेयरिंग करना चाहेगा। शेयरिंग भी क्यों करता है, अपने आउटलेट को पूरा करने के लिए, तो ना ही शेयरिंग करेगा।
ठीक है, तो ना ही लॉस करेगा, ना ही गेन करेगा, ना ही शेयरिंग करेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, ये रेट नहीं करना चाहता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये इनॉट है। इनॉट यानी अनरिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे नोबल गैसेस। ठीक है, ये आपको इस तरह से लिखना है इसको। ठीक है, और ध्यान देना। यहाँ पे आपके पास जो प्रॉपर्टी है ग्रुप 18 का, उसके लिए एक टेबल दिया हुआ है। आई थिंक टेबल को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इस टेबल को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में टेबल कवर हो चुका आप लोग का, उस क्लास को आप लोग रिफर कर लेना। अब इस टेबल का बात ही, इस टेबल का बात ही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है। देखो यहाँ पे सारा कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, देखो हीलियम का एस फिलअप है, हीलियम के बाद सारा सारा नोबल गैसेस देखोगे तो एस के साथ पी यानी आउटर मोस्ट शेल में पी सब शेल क्या फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ वही समझाया हुआ है कि ऑल नोबल गैस have जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6। ठीक है, तो सारा नोबल गैस इसको फॉलो करेगा एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम में सिर्फ क्या होता है, एस सब शेल होता है, तो उसमें बस एस का फिलअप होगा, तो यहाँ समझाया हुआ है एक्सेप्ट हीलियम। ठीक, अब यहाँ भी समझा हुआ कि मोस्ट मनी प्रॉपर्टी ऑफ द नोबल गैसेस इंक्लूड्स देयर इनएक्टिव नेचर आर ascribed टू देयर क्लोज सेल स्ट्रक्चर, यानी इसका मतलब उसका आउटर मोस्ट सेल फुल्ली फिल्ड है, इसलिए क्या है, उसका नेचर इनएक्टिव होता है, मतलब एक्टिव नहीं होता है, क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक, अब आपको आपको ये समझ में आ चुका है कि चूंकि नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, भरा होता है और स्टेबल होता है। अब स्टेबल होता है तो सेल्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट का मतलब उसका जो आयनेशन एंथैल्पी होगा, उसका जो आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, हाई होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, चलो हाई होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही समझाया हुआ है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इनका क्या होता है, इनका वेरी हाई क्या होता है, आयनेशन एंथैल्पी होता है, वेरी हाई क्या होता है, आयनेशन एंथैल्पी होता है। ठीक, और जैसे जैसे आप नीचे मूव करो ग्रुप में तो क्या होगा, इसका आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये तो अपना जनरल ट्रेंड होता है। बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई का, तो आपको पता है कि नीचे ग्रुप में बढ़े तो क्या होगा, रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक, हम बात करते हैं टोन गेन थेल्पी का। गेन थेल्पी का जब बात करें तो क्या बोलेंगे, क्योंकि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, तो टोन गेन करना चाहे क्या, तो टोन गेन वो नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब उसमें जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो लेना नहीं चाहता है, तो आप क्या करोगे, अब जब आप जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन दोगे, यानी आप पुश करोगे, आप पुश करोगे उस इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। जब पुश करो तो आपको काम करना पड़ेगा, काम करना हो तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, यानी वो अपने आप एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको एक एनर्जी देना पड़े तभी एक्सेप्ट करेगा। यानी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे समझाया हुआ है, therefore they have a high large positive value of electron gain enthalpy, मतलब वो खुद एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा आपको एनर्जी देना पड़ रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए। तो ये रहा आपका यहाँ पे सारा चीज। अब ध्यान देना, जब हम बात करते हुए चलो बाकी प्रॉपर्टी पे, तो ध्यान देना थोड़ा सा। हाँ, तो बात करें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पे, किस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो क्या बोला गया है कि ऑल नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक, यानी क्या होता है, वो सिंगल एटम से बना होता है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, तो आपका दो दो एटम मिलकर उसको क्लब कर रहा है, दो या उससे ज्यादा एटम क्या हो, क्लब कर रहा है। क्यों क्लब कर रहा है, ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब चूंकि नोबल गैस का ऑक्टेट पूरा होता है तो क्या होता है, उसके पास आपस में कंबाइन करने का कोई एफिनिटी नहीं है, तो क्या होता है, वो सिंगल इंडिपेंडेंट एटम की तरह एग्जिस्ट कर सकता है। तो सारा का सारा नोबल गैस सिंगल एटम की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दे आर कर्ललेस, दे आर ऑर्डरलेस, ठीक है, एंड टेस्टलेस। ठीक है, और उनका सॉलिबिलिटी क्या होता है, वाटर में काफी ज्यादा नहीं होता, कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि वाटर में घुलने के लिए क्या होगा, उसमें एक अट्रैक्शन चाहिए होता है। ठीक है, इंट्रैक्शन फोर्स चाहिए होता है। अब चूंकि नोबल गैसेस में, नोबल गैस क्या है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन फोर्स काफी वीक होता है, और वीक हुआ तो क्या होगा, वाटर में सॉलिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, they have very low solubility in water, they have very low melting point and boiling point। तो melting point boiling point लो क्यों बोला जा रहा है, चलो लो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि
लो इसलिए बोला जा रहा है चलो क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स का टाइप क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर इंटरेक्शन फोर्स वीक होता है, अगर इंटरेक्शन फोर्स वीक होता है तो उसका टाइप होता है वैन डर वाल फोर्स, या इसको हम बोलते हैं वैन डर वाल का भी वीकेस्ट फोर्स होता है लंडन फोर्स, ठीक है, या फिर डिस्पर्सन फोर्स। तो इसमें बहुत वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो इनको मेल्ट करना या बॉल करना क्या होगा, बहुत आसान होगा, ठीक है। क्योंकि क्या यहाँ देखो लिखा हो, क्यों कि देयर ओनली टाइप ऑफ इंटरेक्शन इंटरटोमिक जो फोर्स होता है उसका टाइप क्या बोला गया है, वीक डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। तो जो वीक डिस्पर्सन फोर्स है, इसलिए क्या होगा, इनको दूर भेजना आपस में क्या होगा, आसान होगा, इनको इनको दूर भेजना क्या होगा, आसान होगा, ठीक। जब दूर भेजना आसान होगा इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो डिस्पर्शन फोर्स है मास पे डिपेंड करता है, तो सबसे कम किसके लिए होगा, तो सबसे कम होगा हीलियम के लिए। इसलिए हीलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो या बॉइलिंग पॉइंट जो बोल रहे हैं उसको, वो सबसे लोएस्ट होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो हीलियम का कितना 4.2 केल्विन, यानी 4.2 केल्विन के बाद क्या होगा, हीलियम गैस के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका लोएस्ट अगर पूछा है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा तो बोलोगे आप हीलियम का, ठीक। अब ध्यान ना, it has an unusual property of diffusing through the most commonly used laboratory material such as rubber, यानी हीलियम चूंकि सिंगल एटम है ना, तो बहुत छोटा सा साइज होता है, तो क्या होता है रबर ग्लास प्लास्टिक ये सब के अंदर से भी क्या होगा, ये डिफ्यूज कर जाएगा। मतलब अब ग्लास का बोतल लोगे उसके अंदर से भी क्या होगा, आपका हीलियम क्या होगा, डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना। तो यहाँ पे अगला जो एग्जाम्पल दिया हुआ 7.1 में क्या बोला गया है कि नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, व्हाई। अब क्या इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो बोलोगे नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक, ठीक, हैव नो इंटरटॉमिक फोर्सेस, यानी इन जो एटम के बीच में इंटरेक्शन फोर्स है वो नो कोई नहीं होता, एक्सेप्ट क्या होता है, वीक डिस्पर्शन फोर्स, वीक डिस्पर्शन फोर्स, ये आपको लाइन मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब जब फोर्स वीक होगा तो क्या होगा, उसको दूर भेजना क्या है, आसान होगा, ठीक है। इसलिए उनका क्या होता है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो ये अपना रीजन देना, इसमें इस पूरे इस आंसर के लिए बोला जाएगा कि की पॉइंट क्या क्या है। तो पहला की पॉइंट है, देखो ये वाला, इसको मेंशन करना जरूरी है कि मोनोटोमिक होता है, तो मोनोटोमिक होता है, नॉन पोलर जो बोलने का मतलब है वो प्रूफ हो जाता है। फिर बोलोगे वीक, इसके अंदर बस एक ही फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है, वीक डिस्पर्शन फोर्स। ये दो वर्ड आपका आंसर ले दोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो और ये दो वर्ड अगर मिसिंग रहेगा आपके आंसर में तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा। तो हम बता रहे हैं इस पूरे आंसर का दो की पॉइंट क्या है, एक आपको बताना पड़ेगा कि नोबल गैस मोनोटोमिक होता है, ठीक है, और इसके पास इंटरेक्शन फोर्स का टाइप होता है क्या होता है, वीक डिस्पर्शन फोर्स होता है। तो जो आंसर लिखोगे तभी आपको नंबर परफेक्ट मिलेगा। बाकी अगर इसके अलावा कुछ तुम लिखना जाओगे तो कुछ भी लिख दोगे नंबर वो काट लेगा, ठीक है। और ये दो पॉइंट अगर मेंशन रहेगा तो तेरा आंसर जितना भी छोटा रहेगा वो आंसर को फुल आपको जो नंबर है वो पूरा मिल जाएगा। तो हर हर आंसर का की पॉइंट क्या है वो पकड़ना आपको है कि हमको हर आंसर में की पॉइंट क्या लिखना है। की पॉइंट अगर लिख लिए तो सीबीएसई बोर्ड में तो नंबर नहीं कटने वाला है, ये प्रूफ है, ठीक है। किसी का कोई अगर स्टेट बोर्ड दे रहा था, स्टेट बोर्ड का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो वो थोड़ा देख लेना, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में अगर आप लिख रहे हो तो ये लिखना आपके लिए बेस्ट है, इतना लिख दोगे आपको नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना। तो ये हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मूव करता लोग, एक सेकंड में चलो केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो ध्यान देना, केमिकल प्रॉपर्टी में अगर बात करते हैं बच्चों तो ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता ना ही गेन करता है। तो आपको पता है कि अगर रिएक्शन करना हो तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी या तो गेन करेगा, तो लूज करेगा तो शेयर करेगा। तो नोबल गैस नहीं लूज करता, नहीं गेन करता, नहीं शेयर करता, इसलिए क्या होता है, नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर रीजन बोला गया क्योंकि नोबल गैसेस का आउटर मोशन क्या होता है, फुलफिल होता है, ठीक है। तो अगर पूरा भरा हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, नहीं लूज करना चाहेगा। तो ये चीज ध्यान दोगे आप लोग। प्लस क्या होता है कि इनका आयनेशन थैलेपी क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो अगर आयनेशन थैलेपी हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा ये, ठीक। और प्लस क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी पॉजिटिव होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करना चाहता है, तो नहीं इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है नहीं गेन करना चाहता है, ठीक। अब ध्यान देना, नोबल गैसेस क्या क्या है, बहुत लोग कोशिश किया कि नोबल गैस से कंपाउंड बना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं।
ठीक है। तो एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट है जिसको बर्थलेट किया था 1962 में। एक साइंटिस्ट है नेल बर्थलेट, ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो क्या किया कि एक वो कंपाउंड बनाया रेड कलर का, तो एक रेड कंपाउंड बना, तो एक कंपाउंड का कलर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और कंपाउंड क्या था, तो कंपाउंड था O2 प्लस एंड PTF6 माइनस, इस कंपाउंड को बनाया पहले वो। ठीक है। तो कंपाउंड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें O2 प्लस एक आयन है और PTF6 माइनस एक अलग आयन है, तो एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है। इसका कलर क्या था, रेड। अब देखा कि यार इसमें जो O2 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना। O2 प्लस मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक लॉस किया है। ठीक है, यानी O2 प्लस बना हुआ है। तो वो रियलाइज किया कि जो पहला आयनिक एंथैल्पी है ऑफ O2, ऑक्सीजन नहीं, O2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का बात कर रहा है। मॉलिक्यूल का जो जो आयनिक एंथैल्पी है वो है 1175, यानी 1175 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है। और वो देखा कि जो जनन होता है नोबल गैस, जो जनन होता है उसका जो आयनिक एंथैल्पी है वो होता है 1170 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो देखा कि दोनों का आयनिक एंथैल्पी तो क्या है, आसपास है। ठीक है। और हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो O2 मॉलिक्यूल है उसका पहला आयनिक एंथैल्पी क्या बोला, 1175 है, और जनरल का क्या है 1170 किलो जूल, किलो जूल पर मोल है। तो दोनों का आसपास है, तो अगर हम O2 से अगर मॉलिक्यूल बना सकते हैं तो हम जनरल भी ये मॉलिक्यूल बना सकता है, तो हम जनरल भी ये मॉलिक्यूल बना सकता है। तो ट्राई किया, जनरल को रिप्लेस करने की कोशिश किया O2 की जगह पे, यानी O2 को हटा के जनरल को प्लेस किया, तो एक फिर से कंपाउंड बना दिया इस तरह का Xc प्लस एंड PTF6 माइनस। इसका मतलब जनरल को यूज करके इस तरह कंपाउंड बना दिया। इसका कलर भी क्या है, रेड कलर है। ध्यान देखो इसका कलर भी क्या है, रेड कलर है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर। एक और कंपाउंड बना दिया। इसका मतलब ये पहला पॉइंट था कि लोग प्रूफ कर दिया कि नोबेल गैस से भी हम कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है। तो जेनन को यूज करके कंपाउंड क्रिएट कर दिया। उस इस डिस्कवरी के बाद क्या बहुत लोग जेनन को यूज करके कंपाउंड बनाने की कोशिश किया। अब एक बार सबको पता चलेगा कि जेनन को हम कंपाउंड लेके कंपाउंड बना सकते हैं, तो बहुत लोग फिर जेनन को लेके कंपाउंड बनाने की कोशिश किया। ठीक है। और मेनली क्या था, मेनली विथ इलेक्ट्रोनेटिव एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन या फ्लोरीन को लेके कंपाउंड बनाने की कोशिश किया और बनाया भी, जो कि हम आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कुछ लोग क्या किया, कुछ लोग क्रिप्टन को लेके कोशिश किया। तो क्रिप्टन का चूंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होता है, तो उसमें बस एक ही कंपाउंड बना, KrF2। ठीक है। और जिसको लोग पढ़ा, बाकी बाकी बना, लेकिन जो ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता KrF2। ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ रेडन को आइसोलेट नहीं किया जा सका। ठीक है। एक्सेप्ट RnF2, मतलब इसको तुम बस आइसोलेट तो तुम नहीं किए, बट हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ बना हुआ होगा। ठीक है। इसको हम आइसोलेट आइसोलेट तो नहीं कर पाए, बस इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि हम ठीक है RnF2 कुछ ना कुछ बना होगा। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्गन, नियॉन और हीलियम का कंपाउंड अभी तक नहीं बना है। ठीक है। तो अभी तक कोई भी कंपाउंड आर्गन, नियॉन और हीलियम का अभी तक नहीं बना हुआ है। ठीक है। यहाँ तक हम लोग सीख के चलो। ठीक। अब ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे, अब कंपाउंड का कुछ एग्जांपल्स भी हमको जानना है, तो एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जनरली देखोगे, एक सेकंड चलो। तो ध्यान देना क्या बोला गया है, जिनन और फ्लोरीन को मिला के कंपाउंड बनाने की कोशिश किया गया। ठीक है। तो क्या बनाया गया, तो XCF2 बनाया गया, XCF4 बनाया गया और XCF6 बनाया गया। ठीक है। बाय डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन, यानी अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो अगर जेनन एक्सेस में होगा, अगर जेनन एक्सेस में होगा तो उस और फ्लोरीन कम होगा तो बनता है XCF2 बनता है। क्या बनता है, XCF2 बनता है। कंडीशन क्या बोला गया, 673 केल्विन और 1 बार प्रेशर। बोर्ड में लिखते हो तो बोर्ड में कंडीशन लिखना अच्छा है, कंडीशन लिखो तो बेटर रहेगा। ठीक। अगर मान लेते हैं रेशियो होता है 1:5 रेशियो में, अगर तुम जेनन और फ्लोरीन को मिक्स करते हो और कंडीशन ऐसा देते हो 873 केल्विन टेम्परेचर और 7 बार प्रेशर, तो आपका बनता है XCF4 बनता है। ठीक है। और जेनन और फ्लोरीन का रेशियो अगर 1:20 में रखते हो, ठीक है, तो ये 5 और कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ध्यान देना, कंडीशन क्या बोला गया इसलिए, कंडीशन बोला गया 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 6 to 70 बार प्रेशर। ये क्या क्रिएट होता है,
XeF6 क्रिएट होता है। ठीक, ये ध्यान देना। तीनों प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, पहले ये प्रिपरेशन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये प्रिपरेशन को आपको याद रखना है इसको। इसके अलावा क्या बोला गया है नीचे में कि XeF6 को एक और तरीके से तुम बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? XeF4 में तुम डालोगे O2F2। O2F2 क्या करेगा? अपना फ्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा इसके पास, तो क्या बन जाएगा? XeF6 बन जाएगा और O2 अलग निकल जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान देना। बाकी चीज गौर करना, जितना भी जेनरल का फ्लोराइड्स है सारा का स्टेट होगा सॉलिड, सारा का स्टेट होगा सॉलिड। देखो यहाँ पे XeF2 भी सॉलिड है, XeF4 भी सॉलिड है और XeF6 भी क्या है? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान देना। तो यहाँ पे जो जेनरल का कंपाउंड्स होगा उसका प्रॉपर्टी समझाया हुआ आपको। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोला बच्चे लोग? बोला गया है कि XeF2, XeF4, XeF6 आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सबलाइन एट 290 केल्विन टेम्परेचर। तो ध्यान देना, ये सारा का सारा सॉलिड है, बट सबका सब क्या होता है? सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। यानी सॉलिड से डायरेक्टली कहाँ जाता है? गैस में, यानी लिक्विड स्टेट में जाता नहीं है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? सारा का सारा क्या होगा? सब्लिमेशन शो करता है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखो थोड़ा सा। ठीक, तो ध्यान देना, दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, यानी एक दूसरे को फ्लोरीन ट्रांसफर बहुत इजीली करे। क्यों? क्योंकि यार जनन तो यार कंपाउंड तो बनाना चाहता नहीं है, हम उसको कंपेल किया ना, हम जबरदस्ती हम कंडीशन को ड्रास्टिक किए हैं, हाई टेम्परेचर किए हैं और हाई प्रेशर करके उसको हम फ्लोरीन दिए हैं। तो फ्लोरीन को लेना उसका नेचुरल टेंडेंसी नहीं होता है। नोबल गैस का फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाना नेचुरल टेंडेंसी है नहीं, हम जबरदस्ती का उसको करके उसको हम फ्लोरीन दे दिए हैं। तो क्या होगा? जब भी मौका मिलेगा अपना फ्लोरीन को दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। अगर मौका मिलेगा तो क्या होगा? अपना फ्लोरीन को दूसरे को डोनेट कर देगा। इसलिए बोला गया है दे आर पावरफुल फ्लोरेटिंग एजेंट। ठीक है, तो आपको लॉजिक समझ में आ गया कि क्यों इसको फ्लोरेटिंग एजेंट बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत इजीली अपने फ्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है और बहुत इजीली क्या होता है? हाइड्रोलाइज कर जाता है। वाटर अगर हल्का भी रहेगा तो बहुत इजीली क्या होगा? हाइड्रोलाइज कर जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखोगे, XeF2 है, इसका हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है? तो क्या होगा? जो जनरल है फ्री हो जाता है, जो आपका जनरल गैस है क्या फ्री हो गया। प्लस क्या है? प्लस यहाँ पे HF है और प्लस O2 बना, प्लस O2 बना। ठीक, तो एक चीज ध्यान दोगे, यानी क्या होगा? जो फ्लोरीन है वो H को एक्सेप्ट कर लिया तो HF बन गया, और जेनन और ऑक्सीजन क्या होगा? फ्री हो गया। यहाँ से जेनन फ्री हो गया और यहाँ से O2 फ्री हो गया, ऑक्सीजन फ्री हो गया। ठीक है, और HF बन गया। तो याद कर, ये रिएक्शन को याद कर लेना है। अब ध्यान देना, इन ये जो जितना भी हैलाइड्स है ना उसका स्ट्रक्चर पर हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे। अब ध्यान देना, इसके अलावा जो जनरल का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसको ध्यान देना आप लोग। जैसे मान लेते हैं कि जो जनरल का जो फ्लोराइड्स होता है ना, वो रिएक्ट करता फ्लोराइड आयन से, यानी F माइनस से रिएक्ट करेगा, F माइनस से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म कटायनिक स्पीसीज, टू फॉर्म कटायनिक स्पीसीज एंड फ्लोराइड आयन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जनरल का जो फ्लोराइड्स होता है फ्लोराइड आयन से आयन से एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे XeF2 है और यहाँ पे PF5 है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे XeF2 अपना फ्लोरीन को लूज करता है और क्या बन गया? XeF प्लस बन गया। और जो फ्लोरीन लूज किया, यानी जो F माइनस लूज किया, उसको क्या करता है? वो PF5 एक्सेप्ट कर लेता है। PF5 एक्सेप्ट कर लिया तो बन गया PF6 माइनस। तो मिलके आयनिक कंपाउंड, ये मिलके एक आयनिक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, सिमिलरली क्या है? XeF4 है और यहाँ पे SbF5 है। SbF5 क्या होगा? यहाँ पे XeF4 क्या करता है? अपना एक फ्लोरीन को लूज करता है, F माइनस को लूज करता है और खुद बनता है XeF3 प्लस, यानी खुद खुद बनाया कटायनिक स्पीसीज। और जो F माइनस लूज किया है वो SB के साथ क्या होगा? एक अटैक करेगा और क्या बनेगा? SbF6 माइनस, ये बनाएगा XeF3 प्लस एंड SbF6 माइनस, ये फॉर्म करेगा। ठीक, तो ये ध्यान देना। अब देखो ये नीचे में और इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो भी ध्यान दे कि अगर मान लेते हैं कोई कटायनिक स्पीसीज, कोई आयनिक कंपाउंड है जैसे MF में M क्या हो सकता है? MF ग्रुप 1 का सारा सारा एटम एलिमेंट हो सकता है एक्सेप्ट लिथियम। तो अगर मान लो कोई आयनिक फ्लोराइड है जैसे NaF है, KF है, RbF है, CSF है, इसमें LiF नहीं लिया गया है, लिथियम फ्लोराइड नहीं है। ठीक है,
लिथियम को छोड़ के बाकी किसी का फ्लोराइड होगा उसमें डालोगे और यहाँ पे XeF6 रहेगा तो क्या करेगा, उसका F को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा, XeF7 माइनस बनेगा, XeF7 माइनस बनेगा, ठीक। और यहाँ पे M प्लस रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, M प्लस होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या बचा हुआ है, तो पहले तो आपको यार जो भी कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर कभी कभी पूछता है आपके स्कूल में लिखने के लिए। XeF2 क्या होता है, XeF2 का फिगर ऐसा बना ला। XeF2 में 3 लोन पेयर होता है जिसको आप इक्वेटर पोजीशन दिखा दिए और 2 F को आप एक्सियल पोजीशन दिखा दिए, ठीक है। XeF4 कैसा होता है, स्क्वायर प्लानर फिगर का होता है, उसमें क्या दिखाया गया कि दोनों लोन पेयर को ऊपर नीचे दिखा दिया गया है और चारों F को एक स्क्वायर के शेप में दिखाया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, XeF6, ठीक है। तो XeF6 का कैसा स्ट्रक्चर होता है चलो, तो होता है डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल फिगर बना दिया गया है, उसमें जो लोन पेयर है तो लोन पेयर जो आएगा तो क्या करता है, उस ऑक्टाहेड्रल फिगर को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, तो इसलिए बोला गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या इसको बोलते हैं लोग कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। इसके बाद देखना XeOF4 ये वाला कंपाउंड जो है, इसका फिगर नीचे दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो Xe में 4 F है, एक डबल O है और नीचे नोट पर दिखा दिया गया है, ठीक। फिगर कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिड परफेक्ट नहीं होता है क्योंकि लोन पर जो नीचे है क्या करेगा, रिपेल करके एंगल को मिनिमाइज कम करता है, ठीक है। बात करते हैं XeO3 का, तो XeO3 का फिगर ऐसा होता है, 3 डबल बॉन्ड है और एक लोन पर ऊपर में है, तो शेप कैसा होगा, पिरामिडल शेप कैसा होगा, पिरामिडल शेप का होगा, ठीक है। तो ये फिगर में से एक दो फिगर आपसे क्वेश्चन बनाने के लिए पूछता है आपसे, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो फिगर इसका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना आप। और फिगर आप लोग बनाओगे तो इस तरह से एंसर बनाया हुआ है वो सब बना के दिखा देना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, यहाँ पे कुछ रिएक्शन है जो को जानना है। तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है किसका, जेनरल फ्लोराइड का। तो ध्यान ना, XeF4 एंड XeF6 अगर वाटर से रिएक्ट करते हो तो अगर बनता है XeO3 बनता है, क्या बनता है, XeO3 बनता है। कैसे बनता है ध्यान देना, देखो पहले काम करोगे, XeF4 को वाटर से रिएक्ट करते हो तो आपको पता है क्या बनाना है, XeO3 बनाना है। तो आपको अब ध्यान देना, यहाँ पे जेनन का स्टेट क्या, +4 स्टेट में है, यहाँ पे जेनन क्या +4 स्टेट में है। और जब ये XeO3 में कितना स्टेट में होता है, +6 में। तो अगर मान ले कि जेनन का ऑक्सीडेशन होगा तो कोई ना कोई रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ बेसिकली क्या होता है कि जेनन खुद को क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज यहाँ पे कर रहा है XeO3 में, प्लस एक और क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो Xe बन रहा है, Xe में क्या है, रिड्यूस भी कर रहा है। जो जेनरल मॉलिक्यूल है यानी XeF4 का जो जेनन है, जो एटम आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है। तो XeF4 का वाटर में डालोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑकर करता है, यानी जो जेनरल एटम है उसका ऑक्सीडेशन भी होता है और क्या होता है, रिडक्शन भी होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो F है, F हमेशा कहाँ जाएगा, HF में, तो HF बन गया। और जो वाटर का O है वो कहाँ जाएगा, O2 में चला जाएगा, तो यहाँ पे O2 में चला गया। तो ये चीज ध्यान देना, इन इस प्रोसेस में O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जनरल एटम का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, यानी दोनों उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसका रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। और इसका टाइप क्या है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप होता है, क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है ये, ठीक। ये हो गया XeF4 का रिएक्शन। अब ध्यान देना, XeF6 बहुत आसान है। XeF6 में अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें वाटर का मॉलिक्यूल कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लेते देखो, अगर हर हर O 2F को हटाएगा, आप याद रखना ना, हर ऑक्सीजन 2F को हटाएगा। अगर मान लेते हैं कि तीन H2O यूज किया, 3H2O में क्या 3O है, 3O 6F को हटा देगा, 6F को हटा देगा, तो 6F हट के 3O आ गया। और यहाँ पे जो 6 हाइड्रोजन था वो F से रेड करके HF बना देगा, ठीक। अगर मान लेते हैं कि अगर वाटर मॉलिक्यूल एक ही लोगे, एक वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना, एक है, एक ऑक्सीजन, सॉरी एक ऑक्सीजन एटम है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन का एटम होगा और 2 फ्लोरीन को हटाएगा, तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन हटा देना, यहाँ से 2 फ्लोरीन हटा दो, क्या बन जाएगा, XeF4 बन जाएगा, XeOF4 बन जाएगा, ठीक। ये चीज ध्यान दोगे, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पे देखो XeF6 है, इसमें 2H2 है, 2H2 है,
तो यहाँ दो स्टू में 2 ओ रहेगा तो क्या होगा, 4F को हटा देना, 4F हट जाएगा, 4F के बदले क्या डालोगे, 2 O को डाल देना, XeO2F2 बन जाएगा और यहाँ पे HF बन जाएगा, यहाँ पे HF बन जाएगा। ठीक। यहाँ पे कुछ समझाया हुआ है कि जो XeO3 मॉलिक्यूल जो बनाया हो वो क्या होता है, वो कलरलेस होता है और क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल, जो कि हम नीचे सिखा चुके हैं। प्लस जो यहाँ पे XeO4 बनाया हो वो भी क्या होता है, कलरलेस होता है और वोलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर बताया इसका, स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ पे रिएक्शंस, अगर मान लेते अगर गलती से भी अगर ऐसा रिएक्शन दिया हो ना आपके स्कूल में, XeF4 प्लस H2O, तो आपको यही बनाना है। यहाँ पे 2 रहेगा तो ये बना देना, और 3 रहेगा तो ये बना देना। ठीक, तो आपको आइडिया समझ में आ जाए क्या करना है। लेकिन कभी कभी लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज में बोला रहा है कि XeF6 को वाटर में ट्रीट करते तो क्या होगा, तो XeF6 को वाटर में ट्रीट करेंगे तो या तो आप इसको लिखोगे जो ये पूरा का पूरा है, या तो क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आप दिमाग लगा क्या करना बोर्ड में, आप तीनों को शो कर देना। तो इससे क्या होगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। या तो टॉप वाला शो कर देना, और ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो तीनों को शो कर देना कि, और बोला है इसे वाटर से रेट कर किया हुआ है और लैंग्वेज में लिखा रहेगा, लैंग्वेज में लिखा रहेगा, रेशम में लिखा नहीं है और लैंग्वेज में फॉर्म लिखा हुआ है। अब तीनों दिखा देना कि अगर मॉलिक्यूल इतना रहेगा तो ये बनेगा, मॉलिक्यूल इतना रहेगा तो इतना बनेगा, और मॉलिक्यूल ऐसा रहेगा तो इतना बनेगा। ठीक है, यानी तीनों रिएक्शन को शो कर देना। एंड जब भी एम्बिग्यूटी शो करे ना क्वेश्चन में, जाके आप क्लियर पता चला कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो आप तीनों को शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दोगे आप लोग। ठीक है, तो ये रहेगा हम लोग का ग्रुप 18 का सारा डिस्कशन। ठीक है, ठीक है, चलो।